हाँ जी। चलिए हम देख रहे हैं इस साल, अभी हम देख रहे हैं कि इस साल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में क्या क्या चेंज हुए थे कंपेयर टू द लास्ट पेपर। तो अगर आपने लास्ट पेपर के लिए तैयारी की है और उसमें आपने कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी जो कि नया चेंज हुआ था, तो उसके हम ब्रीफ कर रहे हैं आज। देखिए, जनवरी 2022 का एडिशन अपन देख रहे हैं फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हैं वो देखिए। बात करें अपन फर्स्ट चैप्टर की, तो फर्स्ट चैप्टर में नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ओके, ठीक है। एक चीज जरूर डाली गई है यहाँ पे, ये वाला। हालांकि ये चीज पहले भी थी, ये चीज पहले भी थी, पर पहले क्या था, ऐसा लिखा था कि जब जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन है वो सेम एज कंपनी ऑडिटर है, पहले ऐसे लिखा हुआ था। और अभी उस चीज को खुल के लिख दिया गया है, मतलब उसको डिटेल में लिख दिया गया है, बस इतना सा फर्क है, बाकी इसमें और कोई चेंज नहीं है। दूसरे चैप्टर की अगर अपन बात करें तो प्रोविजन के हिसाब से इसमें कोई चेंज नहीं है। हालांकि इसमें कुछ केस स्टडी डाली हुई है। मतलब पहले हमें ये बोला गया था कि किस टर्नओवर पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं और किस टर्नओवर पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखने हैं, राइट। पर उसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं था। अभी उसके 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाले गए हैं छोटे छोटे से, और उसमें पूछा गया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं या नहीं रखने हैं, राइट। ओके, नो चेंज। चैप्टर नंबर 3 में कोई चेंज नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 4 में शेड्यूल्स, पहले क्या था, पुराने जो मॉड्यूल थे उसमें शेड्यूल होते थे एथिक्स के, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। बाद में जब नया मॉड्यूल आया तो उन शेड्यूल को आगे से हटा के पीछे डाल दिया गया था एनेक्जर के रूप में। ठीक है, अभी उसको वापस पीछे से उठा के आगे वाले चैप्टर में डाल दिया गया है, राइट। तो ये शेड्यूल्स जो है ये नए ऐड हो गए हैं, अगर आपने पहले नहीं पढ़े हैं तो, और पढ़ रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये शेड्यूल्स आपको ऐड किए गए हैं। आगे सुनिए सर। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, जैसे CAS 4 में 2 में और CS 4 में थोड़ा सा चेंज किया गया है। बाकी जो CS है वो ऑलमोस्ट सेम है, पीछे में कोई एक आधी डेफिनेशन जोड़ दी हटा दी वो अलग मैटर है, बाकी और कोई बड़ा चेंज इसमें है नहीं। CS 2 में और 4 में थोड़ा सा चेंज है, तो वो आगे हम बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ है। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में नो चेंज, कोई चेंज इसमें नहीं किया गया है। ये एक नया चैप्टर ऐड किया गया है, ये एक नया चैप्टर ही ऐड किया गया है पूरा का पूरा, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। हालांकि इन माय ओपिनियन इस चैप्टर को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे, सुनिए। इसमें ये तो आपको पढ़ना है, ये पहला टॉपिक तो आपको पढ़ना है जो एक पेज में कवर होता है। ठीक है, इसके आगे ये कुछ भी पढ़ने की जरूरत मैं नहीं मानता कि है। क्यों? देखिए, हमें ये बताया प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, मान लिया हमें पहले भी पढ़ा हुआ है हमारा, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 10 में भी शामिल होता है आई थिंक, तो हमने पढ़ा हुआ था। अब इन्होंने बहुत सारे ऑडिट प्रोग्राम बना के दिए हमें। प्रोडक्शन की ऑडिट करने के लिए प्रोग्राम, रॉ मटेरियल की ऑडिट करने के लिए प्रोग्राम, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की ऑडिट करने के लिए प्रोग्राम, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की ऑडिट करने के लिए प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम बना के दे रखे हैं। तो भैया इतने सारे प्रोग्राम हम याद करेंगे, इससे अच्छा है ना कि हम खुद ही बना देंगे प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम में क्या है, जो काम हम करने वाले हैं, जो टेक्निक का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, उन्हीं तो लिस्ट बनानी है, वो तो हम खुद ही बना देंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन सबको पढ़ने की कोई ज़रूरत है आपको। ठीक है, हालांकि ये नए एडेड है, पर मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी आप पढ़ना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप बुक से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट चैप्टर जो है XBRL एंड कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इसमें पहले ये दे रखा था हमें कि XBRL क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, वगैरह वगैरह। अभी इसमें रिपोर्ट की डेफिनेशन और डाल दी। आपको ध्यान होगा कि 4 तरीके की रिपोर्ट होती है, अनक्वालिफाइड और क्लीन रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, राइट? यस। जबकि ठीक है, ये 4 रिपोर्ट होती है, जबकि पहले हमें इनको डिफाइन करके नहीं दे रखा था, सिर्फ बता रखा था कि रिपोर्ट होती है और वो रिपोर्ट XBRL के फॉर्मेट में जाती है। अभी इनको थोड़ा सा समझाया गया है, अभी इसको थोड़ा सा समझाया गया है कि ये रिपोर्ट क्या क्या होती है। तो ये डेफिनेशन एडेड है, ऐसा मानिए आप, ये डेफिनेशन अभी जोड़ी गई है नहीं। इज दैट क्लियर? ओके, आगे आ जाइए सर। 9 चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, जो पुराने थे वही सारे हैं, ठीक है। किसी इसमें कई प्रकार के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो वही सारे हैं, अभी इसमें कोई चेंज नहीं है। टेन में भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये पहले 9 हुआ करता था, अभी ये 10 कर दिया है, ठीक है। इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये पहले 9 हुआ करता था, अभी इसको 11 कर दिया है। हाँ, ये 8 था और ये 9 था, इनको चेंज कर दिया गया है। आगे ये एक नया ऐड किया गया है, ये एक नया चैप्टर ऐड किया गया है, ये भी एक नया चैप्टर ऐड ऑन किया गया है। ओके, इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, एज इट इज वैसा का वैसा ही है जैसा पुराना था, ठीक है। ये नया चैप्टर एडेड है, ये नया चैप्टर ऐड किया गया है। ये पुराना वाला ही है, जो केस स्टडी था वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। हालांकि इसमें चेंज कुछ ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर पहले गड़बड़ था, हमें पता था कि ये कुछ गड़बड़ है, तो उनको थोड़ा ठीक करने की कोशिश की गई है, ठीक है। कई जगह पे ठीक हो गया, कई जगह अभी भी वैसा ही है। लीजिए भाई, ये मेनली चेंजेज हैं आपके, ठीक है, ये चेंजेस किए गए हैं आपके। ओके, अब सवाल आता है कि सर इनको पढ़ना कैसे है, तो इनको हम कैसे पढ़ें? ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे पढ़ा जाए भैया इसको। ओके, तो सबसे पहला जो चेंज है वो ये है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट। तो मैं आपको ये बता देता हूं क्या इसमें ऐड ऑन किया गया है, ये रहा, दिख रहा है आपको? यस, ये सेम चीज आपने देखी हुई है कंपनी ऑडिट के अंदर, जिसके अंदर डिसक्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो हमें सर पता है कि अगर आप कॉस्ट ऑडिटर के रूप में अपॉइंट होने जा रहे हैं तो आपका CMA होना और होल्डिंग COP होना जरूरी है, ये तो पहली बात हो गई। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होने चाहिए, LLP बना सकते हैं जस्ट लाइक CA। आप ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं होने चाहिए, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप उस कंपनी में किसी प्रकार की सिक्योरिटी होल्ड ना कर रहे हो, अगर आपके रिश्तेदार सिक्योरिटी होल्ड करते हैं तो वो भी 1 लाख से ज़्यादा की फेस वैल्यू की सिक्योरिटी होल्ड ना कर रहे हो, आप कंपनी पे इंडेप्टेड ना हो 5 लाख रुपए से ज़्यादा के लिए, आप कंपनी की गारंटी ना दे रखे हो 1 लाख रुपए से ज़्यादा के लिए, ठीक है। आपका कंपनी के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप ना हो, ठीक है, या जिस फर्म का रिलेशन है उसमें आप किसी तरीके से इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। आप कंपनी में KMP ना हो, ठीक है। आप 20 से ज़्यादा कंपनियों के ऑडिटर ना हो, ओके। आप कन्विक्टेड बाय कोर्ट ना हो, और आप किसी प्रकार की प्रोहिबिटेड सर्विस का मतलब पहले से आप कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर, इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर
अकाउंटिंग सर्विस, एक्चुरियल सर्विस, इस तरीके का कोई सर्विस आप उनको ना दे रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज होती है तो आप कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन पाएंगे, और अगर ये सारी चीजें सही हैं, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप कॉस्ट ऑडिटर बन सकते हैं। तो चेंज क्या किया इन्होंने कि पहले तो लिखा हुआ था सेम एज कंपनी ऑडिटर, और अभी उसको लिख दिया, बस फर्क इतना ही है। बोलो, क्लियर है पॉइंट? ओके, आगे आ जाइए सर, आगे कोई चेंज है क्या? यस, आगे देखिए, ये जो केस स्टडी है ये इंसर्ट की गई है। केस स्टडी इंसर्ट करने का मतलब, पहले हमें ये बताया था कि रूल 3 के हिसाब से रिकॉर्ड्स किसको मेंटेन करने हैं, रूल 4 के हिसाब से कॉस्ट ऑडिट किसको करवानी है, किसको नहीं करवानी, पर उस पर कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं थी। अभी इसमें 5 केसेस डाले गए हैं। ठीक है, ये 5 केसेस इसमें डाले गए हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि बताइए रिकॉर्ड्स रखने या नहीं रखने, ऑडिट करवानी या नहीं करवानी। तो उसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए 5 केस डाले गए हैं। इनका एक सेपरेट वीडियो बना के मैंने आपको भेज दिया है, तो वहां से आप इसको गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो आप खुद ही ट्राई कर लेंगे, मैं तो ये चाहूंगा कि आप वीडियो ना देखें, पहले आप खुद ट्राई करें। ठीक है, जब आप खुद ट्राई कर लेंगे तो बाद में वीडियो देखें कि हाँ हमारा जवाब सही है या नहीं है। ठीक है, ओके। तो दूसरा चेंज यहां पे था। यहां पे कोई चेंज नहीं है चैप्टर नंबर 3 में, तो उसको एज इट इज पढ़ लेना है। चैप्टर नंबर 4 में आ जाइए एक बार। चैप्टर नंबर 4 में ये 2 शेड्यूल्स डाले गए हैं। ये पहले भी थे, ऐसा नहीं है पहले नहीं थे, 2-3 साल पहले ये मॉड्यूल में थे, फिर इनको आगे से हटा के पीछे डाल दिया गया, और अभी एज इट इज इनको वापस आगे पुट कर दिया गया है। पर ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म, मतलब एक एमसीक्यू तो आना ही आना है, 100%, एक एमसीक्यू तो इसमें से आना ही आना है। ठीक है, तो सर इसको कैसे पढ़ना है, तो मैं इसका तरीका बता रहा हूँ आपको, और अगर आपको लेक्चर रिक्वायर्ड रहेगा तो मुझे बताना, उसका भी मैं अलग से लेक्चर सेंड कर दूंगा। ठीक है, अभी अगर अपन सारी चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो स्मार्ट स्टडी अपन कर रहे हैं। देखो क्या होता है, जब हम सीएमए बनते हैं, ठीक है, तो सिर्फ सीएमए बनने से कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है। जब हम सीएमए के मेंबर बनते हैं, चाहे हम जॉब में जाएं और चाहे हम प्रैक्टिस में जाएं, सीएमए मेंबर बनते ही हमारे ऊपर इंस्टीट्यूट के कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई हो जाते हैं। कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होने का मतलब है कि अब हम किसी भी तरीके से इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन को खराब नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इंस्टीट्यूट को नुकसान हो। राइट, ओके। तो इन काम की एक लिस्ट बना के हमें दी गई है कि हमें क्या क्या नहीं करना है। सुन पा रहे हैं? डन। अब होगा क्या, आपको एक केस स्टडी बना के देंगे कि मिस्टर एक्स एक कॉस्ट अकाउंटेंट है, उन्हें किसी ने कमीशन दिया और कमीशन देके काम करने को कहा, उन्होंने कमीशन देके काम ले लिया और काम कर दिया। इस तरीके से एक केस बना देंगे। तो क्या उन्होंने कुछ गलत किया? तो आपको जवाब देना है कि यस, उन्होंने फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के हिसाब से ये गलती की है, या फिर उन्होंने फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 के हिसाब से ये गलती की है। इस तरीके से आपको अपना जवाब लिखना है। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया कि हमें ये सारी लिस्ट एज इट इज याद करनी पड़ेगी। आंसर इज यस, आपको ये लिस्ट एज इट इज याद होनी चाहिए। कौन से शेड्यूल में, कौन से शेड्यूल में, कौन से पार्ट में क्या लिखा गया है, ये आपको याद होना चाहिए। बोलो आगे बात समझ। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। पहला मना किया है कि जो आदमी प्रैक्टिस में है, जो सीएमए प्रैक्टिस है, उनको क्या ध्यान रखना है कि वो अपने नाम से किसी को प्रैक्टिस ना करने दे। मतलब मैं सीएमए हूं, मेरे पास सीओपी है, पर मेरे ऑफिस में कोई और बैठा है और वो काम कर रहा है, ऐसा मुझे अलाउ नहीं करना है किसी भी हालत में। समझ गए? अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि मिस्टर एक्स एक कॉस्ट अकाउंटेंट है, उन्होंने सीओपी ले रखी है, पर उनके नाम पे काम उनका बेटा करता है। ठीक है,
तो क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है? अगर है तो कौन से शेड्यूल में है? तो अब आपको बताना है यस दिस इज द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 1, इस तरीके से बताना हो। आगे बेटा बात समझ में? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं क्या क्या काम आपको नहीं करने हैं, मतलब बढ़ा ही देता हूं थोड़ा सा। शेड्यूल 1 पार्ट 1 किसके ऊपर लागू होता है? उन सीएमए के ऊपर जो प्रैक्टिस में है। ठीक है, अब अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने नाम से किसी को काम करने की इजाजत नहीं देंगे। होता ना कई बार आप दोस्तों को बोल देते हैं कि यार तू रिपोर्ट बना ले और मेरा नाम लिख देना, मेरे नाम से साइन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो काम तेरे हिसाब से कर ले, नाम मेरा लिख देना नीचे, चलेगा। वो आपको अलाउ नहीं करना है। ठीक है, किसी भी तरीके का कमीशन देना नहीं है, शेयरिंग देनी नहीं है। जैसे आपको कोई कहता है कि मैं आपको ऑडिट दिला दूंगा, आधी फीस मुझे देनी पड़ेगी, आप कहते हो दिलवा दो, आधी फीस दे दूंगा, तो वो आप नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के गिल्टी हो जाएंगे। ओके, तो ना आप पैसा दे सकते हैं। एक्सेप्ट एनी पार्ट, आप ले भी नहीं सकते, आप ले भी नहीं सकते। मतलब आप किसी कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर हैं, ध्यान से समझना, आप किसी कंपनी में के कॉस्ट ऑडिटर हैं, आप मुझे कहते हैं कि सर आप उसके फाइनेंशियल ऑडिटर बन जाइए, है ना, मैं आपको फाइनेंशियल ऑडिट दिलवा देता हूं, आप मुझे 20% कमीशन दे देना। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा किया है तो भी आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आएंगे। ठीक है, सीएमए होने के बावजूद आप किसी और के साथ पार्टनरशिप करते हैं, हालांकि ये पॉइंट अभी हट जाएगा क्योंकि अब सीए, सीएस और सीएमए आपस में पार्टनर हो सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आ चुका है, पहले नहीं हुआ करता था। तो जब ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, अगर उस टाइम पे आपने किसी सीए के साथ पार्टनरशिप की है तो फिर आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाओगे। ओके ओके, सोलिसिट करना, सोलिसिट करना मतलब क्लाइंट को बुलाना, फोन कर करके कह रहे हैं कि भैया कॉस्ट ऑडिट करवा लो, हम कॉस्ट ऑडिट बहुत अच्छी करते हैं, इस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, सोलिसिट नहीं कर सकते। बोर्ड नहीं लगा सकते, मतलब किसी प्रकार के पैम्पलेट बंटवाना कि भैया हम कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, हम कॉस्ट ऑडिट करते हैं, हम रिटर्न फाइल करते हैं, करवा लो, तो किसी प्रकार का एडवर्टीजमेंट आप नहीं करेंगे। तो ये एक सीएमए इन प्रैक्टिस को मना किया गया है करने को। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अलग होती है, थ्योरेटिकल लाइफ बहुत अलग होती है, ध्यान रखिएगा। राइट, ओके, आगे आ जाइए सर। पार्ट 1 शेड्यूल 1 हो गया। शेड्यूल 1 पार्ट 2 ये उन लोगों के लिए हैं जो सर्विस में है, मतलब कि जॉब में है। ठीक है, तो अगर आप जॉब में हैं तो आप किसी भी पर्सन को अपनी सैलरी का, अपनी सुविधाओं का कोई पेमेंट देने के लिए मना कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे ये कहते हैं कि सर मुझे जॉब दिलवा दो, सैलरी में से कुछ हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। ठीक है, आप कंपनी में जाने के बाद कहते हैं कि सर मैं आपको कंपनी की ऑडिट दिलवा देता हूं, ठीक है, आप मुझे कुछ कमीशन दे देना, तो ऐसा भी नहीं करेंगे। तो ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, समझ में आ रही है बात? ना कुछ लेना है काम लेने के बदले, देने के बदले, और ना कुछ देना है काम लेने के बदले। ये दोनों ही काम जॉब वाले को भी नहीं करने हैं, ना ही प्रैक्टिस वाले को करने हैं, ना ही जॉब वाले को करने हैं। राइट, बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? शेड्यूल 2 बोलते जाओ, रिप्लाई करते जाओ, आगे चलते हैं। आगे जाइए, पार्ट 3। पार्ट 3 कह रहा है सर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जनरली, जनरली मतलब ये जॉब वालों पे भी लगेंगे और प्रैक्टिस वालों पे भी लगेंगे, हर सीएमए के ऊपर लगेंगे। ये क्या है? पहला, आप एफसीएमए नहीं है, एफसीएमए समझते हैं? एफसीएमए और एसीएमए, जब आप इंस्टीट्यूट के नए नए मेंबर बनते हैं तो आप एसीएमए होते हैं, एसोसिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और जब आपको 5 साल हो जाते हैं मेंबर बने हुए, प्रैक्टिस करते हुए, तो आप बन जाते हैं एफसीएमए, फेलो मेंबर ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। राइट, ओके, तो आप एफसीएमए है ही नहीं, फिर भी आप अपने नाम के आगे एफसीएमए यूज कर रहे हैं। ठीक है, या किसी को बोल रहे हैं कि मैं एफसीएमए हूं, तो आप पार्ट 3 में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाओगे। ये सारे मिसकंडक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। ठीक है, इंस्टीट्यूट आपसे कोई जानकारी मांगता है
कि भाई आपकी सीओपी बताओ, आपका रजिस्ट्रेशन बताओ, आपकी ट्रेनिंग की डिटेल बताओ, और आप उनको वो जानकारी नहीं देते, तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाओगे। डज नॉट सप्लाई द इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी इंस्टीट्यूट आपसे मांगेगा आपको उनको देनी ही देनी है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, झूठी जानकारी देना। उन्होंने जानकारी मांगी, आपको लगा कि नहीं देंगे तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा, तो आपने झूठी जानकारी दे दी, तो वो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाएगा। समझ गए? तो 3 ही पॉइंट आएंगे। पहला, या तो FCMA ना होने के बावजूद FCMA का इस्तेमाल करना, दूसरा जानकारी मांगी पर प्रोवाइड नहीं करना, और तीसरा झूठी जानकारी प्रोवाइड करना। अगर ये तीनों में से कुछ करते हैं तो अदर मतलब पार्ट 3 में आप मिसकंडक्ट में आ जाओगे। लास्ट पार्ट 4, पार्ट 4 में बोला गया अदर मिसकंडक्ट। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और ये अदर मिसकंडक्ट है। तो इसका मतलब इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि आपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में कुछ गलत किया है, पर हम ये कहेंगे कि आपकी वजह से इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन जरूर खराब हुई है। समझ पा रहे हैं दोनों बातों में फर्क? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होने का मतलब प्रोफेशनल सर्विस देने के दौरान कुछ गलत किया है, और अदर मिसकंडक्ट का मतलब आउट ऑफ द CMA कुछ किया है पर उससे भी हमारी नाम खराब होता है। क्या है? सुनिए, आपने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसमें आपको 6 महीने तक की जेल हुई है। आपने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसमें आपको 6 महीने तक की जेल हुई है, तो आप पार्ट 4 में अदर मिसकंडक्ट के गिल्टी माने जाओगे, ठीक है। या आपने ऐसा कोई भी काम किया जिससे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब हुई है, ठीक है, तो उस केस में भी आप अदर मिसकंडक्ट के गिल्टी माने जाओगे। बता देना एक बार, क्लियर है यहां तक? ये था शेड्यूल 1। आगे आ जाइए सर, आगे इसी तरीके से शेड्यूल 2 है, ये देखिए सेकंड शेड्यूल है। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। पार्ट 1 प्रैक्टिस वाले पे लगता है, पार्ट 2 दोनों पे लगता है, और पार्ट C अदर मिसकंडक्ट में आ जाता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्री काम है। अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूं आपको तो आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्री काम है। डॉक्यूमेंट्री काम होने का मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें हैं। पहला, जो CMA प्रैक्टिस में है वो अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करेगा जब तक कि कानूनन रिक्वायरमेंट ना हो। वो ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देगा जिसके बारे में उसने एग्जामिनेशन ना किया हो, ठीक है। वो अपना नाम किसी और को नाम काम में लेने के लिए नहीं देगा कि भाई किसी रिपोर्ट के नीचे अपना नाम लिखने को अलाउ कर दें, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। ऐसी संस्था जिसमें आपका सब्सटेंशियली इंटरेस्ट है, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, उसकी ऑडिट आप नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी ऑडिट आप नहीं करेंगे। किसी ऑडिट में कोई बहुत बड़ी गलती थी और आप उसको पकड़ नहीं पाए, ठीक है, तो वो भी कहाँ आ जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाएगा, लापरवाही में आ जाएगा, ठीक है। आपको कोई बहुत बड़ी गलती पता चल गई फिर भी आपने उसको रिपोर्ट में नहीं लिखा, तो वो भी आपके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। आपने ऑडिट करते दौरान लापरवाही बरती, ध्यान नहीं रखा, इस वजह से फ्रॉड हो गया, तो उसके लिए आप लायबल हो जाएंगे, ठीक है। अपनी ओपिनियन देने से पहले आपको बहुत सारी जानकारी ले लेनी चाहिए थी पर आपने नहीं ली और आपने ऐसे ही ओपिनियन दे दी, तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाओगे। एंड लास्ट वन, क्लाइंट आपको जो पैसे देता है अपने काम के लिए वो आप सेपरेट रखेंगे। सर क्लाइंट हमें पैसे क्यों देगा? सर क्लाइंट इसलिए पैसे दे देता है कि आप मान लीजिए आप कंपनी के पूरा कंप्लाइंस कर रहे हैं, अब बार बार आपको पेमेंट करना होता है, कभी ROC को पेमेंट करना है, कभी किसको पेमेंट करना है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, तो बार बार आप कंपनी से पैसा मांगते हैं। तो कंपनी ने आपको एक साथ ही पैसा दे दिया कि हम आपको 5 लाख रुपए दे रहे हैं, आप क्या करिएगा, इनसे सारा पेमेंट कर देना जो भी करना है और लास्ट में हमें हिसाब बना के दे देना, ठीक है। तो वो जो 5 लाख रुपए कंपनी ने आपको दिए हैं उसको आप पर्सनली यूज नहीं करेंगे, उसको आप सेपरेट रखेंगे और सिर्फ कंपनी के पर्पज में ही उसको काम में लेंगे। बोलो आगे बात समझ में? ओके, नेक्स्ट पार्ट 2 सब पे लगता है। इसमें क्या बोला गया कि आपने एक्ट का कोई वायलेशन किया है, ठीक है, आपने कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करी है एज ए एम्प्लॉय, यहाँ पे था एज ए CMA और यहाँ पे था एज ए जॉब,
तो आपने अगर कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन लीक की है तो आप यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपने इंस्टीट्यूट को कोई गलत जानकारी दी जबकि आपको पता था कि ये झूठ है, आपने इंस्टीट्यूट को कोई गलत जानकारी दी जबकि आपको पता था ये झूठ है, तो भी आप पार्ट 2 में मिसकंडक्ट में आ जाओगे। ठीक है, और आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई पैसा मिला और आप उसको गबन कर गए, उसको खा गए, तो भी आप पार्ट 2 में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाओगे। ठीक है, एंड लास्ट वन पार्ट 3, शेड्यूल 2 पार्ट 3। अगर आपको 6 महीने से ज्यादा की जेल हुई है तो आप यहां आ जाओगे। ध्यान देना, 6 महीने तक की जेल शेड्यूल 1 पार्ट 4, 6 महीने से ज्यादा की जेल शेड्यूल 2 पार्ट 3, ये आपको ध्यान रखना है। बोलिए जी, बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, आगे हमने कहा सर CS2 में चेंज हुआ है। देखो CS2 में कोई वैसे बड़ा चेंज नहीं हुआ है। CS2 में बोला गया कि जो नॉर्मल कैपेसिटी है, अब ये नॉर्मल कैपेसिटी को लेके कहीं लंबे टाइम से बवाल से ही चल रहा है कि क्या होती है नॉर्मल कैपेसिटी। तो पहले बोला जाता है सर नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब है पिछले कुछ साल में, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या है, पिछले कुछ सालों में जो टर्नओवर हुआ है उसका एवरेज कर दीजिए, जो प्रोडक्शन हुआ उसका एवरेज कर दीजिए, वो नॉर्मल कैपेसिटी है। ठीक है, बाद में जब नया अमेंडमेंट किया गया तो बोला गया कि प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी निकालिए आप, क्या निकालिए, प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी, और उसी को हम नॉर्मल कैपेसिटी बोलेंगे। राइट, ऐसा ही था कि प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी निकालिए, उसे ही हम नॉर्मल कैपेसिटी का नाम दे देंगे। अब इस साल वापस पुराना कॉन्सेप्ट लाया गया और बोला गया कि नहीं जी, नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब है एवरेज ऑफ पास्ट ईयर्स, फिर वही लिया है। ठीक है, कि एवरेज ऑफ पास्ट ईयर जो है वो नॉर्मल कैपेसिटी है। अब क्या बोला वो सुनिए, अब ये बोला गया सर, अब ये बोला गया, ध्यान से सुनिएगा, कि सर थ्योरेटिकली तो ये है, पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अभी भी इसका ही इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ गए? थ्योरेटिकली तो नॉर्मल कैपेसिटी किसको बोल दिया, एवरेज ऑफ पास्ट ईयर को बोल दिया, पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अभी भी प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी को ही नॉर्मल कैपेसिटी के रूप में काम लिया जा रहा है। समझ गए? तो आप भी ध्यान रखिएगा, अगर थ्योरी पूछे तो आप ये लिख देना, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो ये कर देना। ओके, ओके। उसके बाद आगे आ जाइए सर CS4 में। CS4 में हम जानते हैं कैप्टिव कंजम्पशन। कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब खुद के प्रोडक्शन, खुद के कंजम्पशन के लिए कोई आइटम बनाना, ठीक है, और खुद ही उसको काम में ले लेना। अब पहले तो इस पे क्या लगता था, इसमें सेंट्रल एक्साइज रूल्स लगते थे। ठीक है, अब सेंट्रल एक्साइज रूल लगते थे तो वहां पे बोला गया था 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को असेसेबल वैल्यू मांगते थे, और इस असेसेबल वैल्यू पे ही एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती थी। फिर जीएसटी आया। अब जीएसटी जब आया तो जीएसटी में कैप्टिव कंजम्पशन नाम की तो कोई चीज थी नहीं। ठीक है, जीएसटी में कैप्टिव कंजम्पशन नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी, पर वहां पे एक रूल जरूर था, और वो रूल ये था कि अगर किसी केस में असेसेबल वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पाती है तो उसको निकालने के कई तरीके हैं, जैसे सिमिलर प्रोडक्ट ले लेना, कंपैरेबल प्रोडक्ट ले लेना, वगैरह वगैरह। पर उसमें भी एक रूल था, यही 110% वाला, उसमें भी एक रूल है कि 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑडिट वालों ने उसी रूल को पकड़ा और सिर्फ नाम चेंज कर दिया कि पहले एडजस्टमेंट होता था एक्साइज के हिसाब से, अभी एडजस्टमेंट होता है जीएसटी के हिसाब से, पर कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 10% जोड़ दीजिए उसमें, और जो आएगा वो आपकी असेसेबल वैल्यू है, उस पे ही आपका जीएसटी चार्ज होगा। ओके, इसके अलावा बाकी जितने भी सीएस हैं उनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। एक CS6 में छोटा सा चेंज है, जो पहले एक कॉन्फ्लिक्टेड मैटर था, याद है आपको, कि सर अगर हम किसी प्रकार की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, मटेरियल कॉस्ट निकालते हैं, तो क्या डेमोरेज चार्जेस जोड़ते हैं हम? डेमोरेज चार्जेस जोड़ते हैं क्या?
आंसर ये है कि पहले थ्योरेटिकली लिखा गया था, पहले थ्योरेटिकली लिखा गया था कि इसको ऐड नहीं करते हैं, जबकि प्रैक्टिकली इसको ऐड किया गया था, राइट। पहले ऐसा था कि थ्योरेटिकली इसको ऐड नहीं करते थे, लिखा गया था कि ऐड नहीं करना है, और प्रैक्टिकली ऐड करते थे। अभी इसको करेक्ट किया गया है, अभी इसको प्रैक्टिकली भी ऐड नहीं करना है। ओके, अभी इसको प्रैक्टिकली भी ऐड ऑन नहीं करना है। ओके, अभी इसको प्रैक्टिकली भी ऐड ऑन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। बस इसके अलावा कोई बड़ा चेंज इसमें है नहीं। बोलना बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई? तो देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, केस स्टडी का मैंने आपको वीडियो भेज दिया, ठीक है। शेड्यूल्स मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। CS24 में जो चेंज था वो आपको बता दिया है। अब आ जाइए कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, जिसमें मुझे सिर्फ इतना बताना है कि कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम बनाते टाइम पे किन चीजों को ध्यान रखना है, आगे वाला नहीं कवर करना है। ये देखिए कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम, देखिएगा सर, जब भी आप किसी ऑडिट को करने जाएं तो एक प्रोग्राम जरूर बना लें। जब भी आप किसी ऑडिट को करने जाएं तो एक प्रोग्राम जरूर बना लें, ताकि सारी चीजें कवर हो जाए, कोई काम होने से रह ना जाए। तो इन प्लानिंग एंड ऑडिट सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, सुनिए। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट पर्सनल फॉर द असाइनमेंट। हमारी ऑडिट टीम में किन किन लोगों की हमें जरूरत होगी, ऑडिट टीम में हमें किन किन लोगों की जरूरत रहेगी, ऑडिट टीम में किन किन लोगों की हमें जरूरत रहेगी, सबसे पहला तो ये देखना है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, कि जो भी ऑडिट प्रोसीजर अपन लगाएंगे उनका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, उनसे रिलेटेड एविडेंस कलेक्ट हो जाए, इस तरीके का प्रोग्राम आपको बनाना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा, जो भी काम आप कर रहे हैं वो क्वालिटी के साथ आप काम करेंगे, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो ऑडिट करते टाइम पे आपको इन सब चीजों को क्या करना है, ध्यान रखना है। प्लानिंग में इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्लानिंग में हम इसको ध्यान रखेंगे, फिर इसके हिसाब से ही प्रोग्राम बनाएंगे, फिर इसके हिसाब से ही प्रोग्राम बनाएंगे। आगे आ जाइए सर, ऑडिट पर्सनल फॉर द असाइनमेंट। अब जब आप अपनी टीम बनाएंगे, ऑडिट टीम बनाएंगे ना, पर्सनल का मतलब ह्यूमन रिसोर्स, तो जब आप अपनी ऑडिट टीम बनाएंगे तब आपको बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग ऑफ ऑडिट पर्सनल, कि आप जिन जिन को साथ में लेके जा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनकी ट्रेनिंग कैसे हुई है, उस सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेन काम तो उन्हीं को करना है, ठीक है। पहले से उस इंडस्ट्री की ऑडिट की हुई हो तो अच्छा रहेगा। आपकी टीम मेंबर ने पहले से उस ऑडिट टीम फील्ड में अगर ऑडिट कर रखी होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। Cost audit team to whom assignment is to be delegated need appropriate directions and supervision। आप जो टीम बनाएंगे आप उसको प्रॉपरली गाइड करते रहेंगे और टाइम टाइम पे उनका सुपरविजन भी करते रहेंगे। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है रिगार्डिंग एन ऑडिट असाइनमेंट, ठीक है, ओके। अब जब आप अपनी टीम को असेस कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, तो आप उनसे कुछ चाहते भी होंगे, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ एक्टिविटी एंड एरिया वेयर दे आर परफॉर्म। जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसका फिजिकल इंस्पेक्शन जरूर किया जाए, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नॉलेज ऑफ द की पर्सनल्स, के जो कंपनी के मुख्य पर्सन्स हैं, की पर्सन्स हैं, उनकी आपको पूरी जानकारी ले लेनी है। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर रिकॉर्ड्स,
ऐसा नहीं है कि सारे रिकॉर्ड मेल पे मंगा लिए, देख लिए, सॉफ्टवेयर में देख लिए, फिजिकल कॉपी भी आप उनकी देखेंगे, फिजिकल इंस्पेक्शन भी आप उनका करेंगे। स्टडी ऑफ द स्टेटमेंट, बजट्स, प्लान्स एंड स्ट्रेटेजिक रिलेटिंग टू एक्टिविटी, मतलब आपने क्या बजट बनाया था, क्या प्लान बनाए थे ऑर्गेनाइजेशन की, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और फाइनली स्टडी द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम यूज्ड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट सीएस। ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप ऑडिट करने जा रहे हैं वो किस तरीके का कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और उससे वे कौन कौन से सीएस अप्लाई होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपका काम हो जाएगा। ओके, ठीक है। जो भी काम आप करेंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे ताकि फ्यूचर में हमारे पास एविडेंस रहे, और अगर कल को कोई कहता है कि आपने ढंग से काम नहीं किया तो हम उसको जवाब दे सकें। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, ये देखो ये वही पॉइंट समझा रहे हैं, कंफ्यूजन मत करना। ये जो 3 पॉइंट हमने यहाँ लिखे थे ना, ये 3 पॉइंट, ये इन्हीं पॉइंट को समझाया गया है। तो पहला पॉइंट था रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट टीम, ऑडिट टीम में किस किस की रिक्वायरमेंट है वो। दूसरा पॉइंट था डॉक्यूमेंटेशन की, ऑडिट के दौरान किन किन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है। और तीसरा पॉइंट था क्वालिटी कंट्रोल ओवर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइनमेंट, कि सिर्फ काम ही नहीं करना है, उसमें क्वालिटी भी प्रोवाइड करनी है। अच्छा, क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए हमें मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से हमने तैयारी करी है और कितना हमें उसका फ़ायदा मिल रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा टाइम टू टाइम। रिव्यूइंग दैट ऑडिट असिस्टेंट्स डू नॉट नेसेसरी स्किल और कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, ये भी ध्यान रखना है कि आपने जो टीम बनाई है क्या वो प्रॉपर टीम है, कहीं उसमें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बीइंग अवेयर ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, question raised during the carrying of the assignment and assessing the significant risk, modifying the plan and program as considered necessary। इनका कहने का मतलब है कि जब आप एक बार प्रोग्राम बना देते हैं और बाद में आपको लगता है कि हमें इसको चेंज करना चाहिए, तो आप टाइमली उसको चेंज भी करते रहेंगे। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको क्वालिटी में ध्यान देनी है। अब आगे देखो, जो मैंने आपको पढ़ने को मना किया उसमें क्या है, इसमें लिखा है चेक ऑडिट ऑफ द वेरियस कॉस्ट एलिमेंट, जितने जितने कॉस्ट एलिमेंट है उन सब की ऑडिट करवाई जाए। तो भैया उन सब की ऑडिट में कितनी ऑडिट आती है, देखो 16 ऑडिट दे रखी है यहाँ पे, स्कूल की, होटल की, ये वो, ठीक है, रॉ मटेरियल की, प्रोडक्शन की, सब चीज़ों की ऑडिट दे रखी है। तो ये तो चेक लिस्ट है, लिस्ट बना रखी है। अब ये लिस्ट कैसे याद कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। और आप कितना भी इसको पढ़ लीजिए, अल्टीमेटली एग्जाम में आप 4 लाइन में वही लिखेंगे जो आपके मन में आ रही है। बोलो हाँ या ना? अगर आप ये 16 ऑडिट को पढ़ के भी जाते हैं तो भी आप एग्जाम में तो वही 4-5 लाइनें लिख पाएंगे जो आपको आती है, ठीक है, एज इट इज तो लिख नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि इनको रट्टा मारने से अच्छा इनकी अंडरस्टैंडिंग बनाना और मन से आंसर बना के लिख देना, ठीक है। बताइए जी, यहां तक कोई डाउट किसी को?